सुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तका विधेश्च पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्यति वाचिनी सदा। सभी प्रतिभागियों को नमस्कार। आज से आगे की 6 कक्षाओं को जो महानुभाव पढ़ाने वाले हैं वो उपस्थित हो चुके हैं और अभी हम कक्षा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो कक्षा के प्रारंभ में मैं इनका आपसे परिचय करा दूं। हमारे बीच जो आगे की 6 कक्षाएं लेने वाले हैं वो युवा विद्वान डॉक्टर प्रियव्रत मिश्र जी हैं। हमारे बीच आ चुके हैं, हम उनको देख पा रहे हैं इस समय। प्रियव्रत मिश्र जी ने पारंपरिक पद्धति से व्याकरण का अध्ययन किया है। वो मूल उड़ीसा के निवासी हैं और पारंपरिक पद्धति से उन्होंने व्याकरण का अध्ययन किया है। इस समय वे आदर्श महाविद्यालय दरभंगा में व्याकरण विषय के प्राध्यापक के रूप में कार्यरत और इनकी विद्वत्ता इससे भी हमें ध्यान में आती है कि अभी तक उन्होंने 6 ग्रंथों का प्रणयन किया है। उनमें से एक ग्रंथ है कारिका मयूखः, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की कारिकाओं के विषय में उन्होंने एक व्याख्या लिखी है। वो कारिका मयूखः उनका ग्रंथ है। उसके बाद एक उन्होंने प्रयुक्त आख्यात मंजरी ऐसा ग्रंथ लिखा है जो पद्यमय है और जिनमें क्रियापदों के जो समानार्थक क्रियापद होते हैं उनका संग्रह उन्होंने श्लोकबद्ध यह ग्रंथ है। उसके उपरांत व्याकरण शास्त्र का एक कारक प्रकरण के विषय में एक उन्होंने दैवी नाम की टीका भी लिखी है। लघु शब्देंदु शेखर की ये टीका है और ये अच्छे कवि भी हैं। इनकी कवि प्रतिभा भी आज समग्र देश में प्रसिद्ध है। इन्होंने कुछ 300 श्लोक इनके प्रकाशित है। इसके उपरांत भी उन्होंने लिखे होंगे, लेकिन अलग अलग विषयों को लेकर एक अहंकार के ऊपर उन्होंने 100 श्लोकों का एक स्तबक लिखा है जो प्रकाशित है। उसके बाद एक पाथेयम नाम का ग्रंथ उन्होंने 100 श्लोकों का ये भी संग्रह है, ये भी प्रकाशित है। तो इस तरह से इनके कुल 6 ग्रंथ प्रकाशित हैं और अपनी पाठन शैली भी इनकी बहुत विलक्षण है, अच्छी है। तो आज हम सभी का ये सद्भाग्य है कि हमारे साथ युवा विद्वान प्रियव्रत जी जुड़े हैं। पर आपसे यहाँ मैं सभी विद्यार्थियों से मेरा साक्षात परिचय नहीं है। कुछ विद्यार्थियों को मैं जानता हूँ, उनके विषय में मैं थोड़ी बात आपसे बताऊं। इस कक्षा की विशेषता ये है कि ये सभी जितने जुड़े हैं यहाँ, ये अपनी रुचि से जुड़े हैं और पढ़ने के मानस से जुड़े हैं। और ये जो वर्ग यहाँ जुड़ा हुआ है इसका एक बहुत मतलब ये बहुत बड़ी वैरायटी का वर्ग है। इसमें हमारे विश्वविद्यालय में अध्यापन कर रहे हमारे सीनियर प्राध्यापक हैं पंकज जी, वो पुराण पढ़ाते हैं। तो उन्होंने भी जिज्ञासावशात इस कोर्स को ज्वाइन किया है। और कुछ जो अभी केवल प्रवेश ही पाया है, जिन्होंने संस्कृत भाषा में कुछ थोड़ा सा संस्कृत जानते हैं, ऐसे संस्कृत के उत्साही भी कुछ लोग हैं, जैसे किशोर भाई शुक्ल हैं। कुछ मध्यम स्तरीय हैं, प्रणव जी हैं भावनगर से, वो ज्योतिष के अच्छे विद्वान हैं। ब्रजेंद्र बावाश्री है जूनागढ़ से, वो वल्लभाचार्य के वंशज हैं और उनकी पुष्टि मार्ग यहाँ बहुत है गुजरात में। तो पुष्टि मार्ग के अच्छे अनुयायी हैं और स्वयं धर्मगुरु भी हैं। और भी कुछ है, एक गौतम जी हैं। गौतम जी गणित के प्राध्यापक हैं। तो ये भी जिज्ञासा से पढ़ते हैं, बहुत समय से पढ़ रहे हैं सब। मेरे पास भी कुछ, मैं आईआईटी में जब पीएचडी कर रहा था तो वहाँ कुछ क्लास लेता था, तो वहाँ भी वो आते थे। और बड़ी अभी तो इनके प्रश्न इतने, इनकी जिज्ञासा ऐसी कि जिनका जवाब मेरे पास नहीं होता कभी कभी। तो ऐसे कुतूहल से पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं हमारे साथ। और विद्यार्थियों को एक सूचना भी है मेरी कि
प्रियव्रत जी अच्छे विद्वान तो है ही, साथ में मित्र भी हैं। तो आप भी सभी इनको अपने मित्र की तरह जाने, और जहाँ जहाँ आपको शंका हो, प्रश्न हो, कुछ ना समझ में आए, तो आप रेज हैंड का विकल्प होता है, उसको चुन के रखिए। फिर वो प्रवाह में उनको जब लगेगा कि अब मैं थोड़ा रुक सकता हूँ, जवाब दे सकता हूँ, तो वो रुकेंगे और आपको जवाब भी देंगे। तो हम अपनी सारी जिज्ञासाओं का समाधान इस कोर्स से पाए, ऐसी ईश्वर के साथ पास मंगल प्रार्थना करके अपने प्रियव्रत जी से निवेदन करता हूँ कि वो आज का विषय प्रारंभ करें। हरिओम। जी सर। सुन पा रहे हैं? मेरा शब्द आप सुनाई दे रहा है? सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वीडियो भी चल रहा है, सब ठीक है। अभी वीडियो आ गया? जी सर। ठीक। कलयतु कुशलम नः कोऽपि कारुण्य राशिः। सर्वप्रथम इस विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र जी के चरण कमल में साष्टांग प्रणिपात करके इस ज्ञान यज्ञ में जोड़ने के लिए हमारे मित्र, अच्छे मित्र डॉक्टर दीपेश कटिरा जी, उनको भी काम करते हुए अन्य वरिष्ठ सभी जो इसमें जुड़े हुए हैं, सबको यथोचित सम्मान देते हुए कुछ हम लोग इस यहाँ जो मुझे निर्देश दिया गया है उस विषय में कुछ चर्चा करेंगे। तो आज से 6 कक्षाएं जो है मुझे निर्देश मिला है कि आप लोगों के साथ में जुड़ा रहूं, और इसमें अगर आप लोग कुछ लाभान्वित हो सकते हैं तो ये इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होगी। तो वाच्य के विषय में यहाँ आज हम चर्चा करेंगे कि किसी भी भाषा में बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है वाच्य। वाच्य का प्रकृत क्या अर्थ है, इसको अगर हम समझने जाएं तो वाच्य मतलब जो कथन योग्य है, जो कहने योग्य है, वही वाच्य शब्द का अर्थ है। मूलतः अगर शब्द का अर्थ समझने को जाएं तो वाच्य मतलब जो कथन योग्य। तो जो भी हम विचार हमारे मन में आता है, जो भी अंतस्थ विषय होता है, हृदयस्थ विषय होता है, उसको जब हम किसी वाक्य विन्यास के द्वारा उसको प्रकाशित करते हैं, वो वाच्य कहलाता है। जो भी हम कहते हैं वो किसी ना किसी वाच्य के प्रकार में अंतर्भूत होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वाच्य मतलब हुआ कि कथन योग्य, जो भी हृदयस्थ विषय, जो मनस्थ विषय हम सोचते हैं, उसको जब आप किसी प्रकार से प्रकाशित करते हैं, वाक्य विन्यास के माध्यम से प्रकाशित करते हैं, तो वो वाच्य के रूप में परिणत होके सबके सामने उपस्थित होता है। वाच्य के अनेक अनेक भेद हो सकते हैं, पर वाच्य शब्द का मूलतः अर्थ ये हुआ कि वाच्य जो कथन योग्य विषय है, जो अंतस्थ विषय है, उसको प्रकाशित करने में जो वाक्य विन्यास है, वो वाच्य कहलाता है। तो आज हम मुख्य रूप से, ये मैं शेयर कर सकता हूं ना दीपेश जी? हेलो, हरिओम। हरिओम। जी सर, बोलें। ये मैं शेयर कर रहा हूँ, दिख रहा है क्या? थोड़ा मुझे कॉन्फर्म कीजिएगा। नहीं, नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल, तो आपका केवल आपका वीडियो दिख रहा है सर। अभी वो पीपीटी नहीं दिख रहा है? नहीं। यस, शुरू हो रहा है सर।
अब देख रहे हैं? शुरू देख हो रहा गया है? है। हाँ, अभी देख पा रहे हैं हम लोग जी। स्टार्ट हो गया ना? जी जी महोदय। तो तो आज हम मुख्यतः इन 3 विषयों के ऊपर ध्यान देंगे। वाच्य का मतलब अर्थ यही हुआ कि जो अंतस्थ विषय, हृदयस्थ विषय, मनस्थ विषय जब हम वाक्य विन्यास के रूप में प्रकाशित करते हैं तो वो वाच्य कहलाता है। तो इसमें हम मुख्य रूप से इन 3 बिंदुओं के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्यम किम। और वाच्य, क्योंकि वाच्य का भेद अनेक है, मुख्यतः 3 भेद जो हम लोग सामान्यतः सबको ये पता ही है कि कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। अंग्रेजी में भी दो तो वॉइस होता ही है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो वाच्य का परिवर्तन कैसे किया जाएगा, या वाच्य परिवर्तन से हम क्या समझें, वाच्य के भेद क्या है, उसमें क्या सब परिवर्तन होता है, जब वाच्य को हम परिवर्तन करने जाते हैं तो क्या सब उसमें परिवर्तन आता है, इन विषयों के ऊपर आज थोड़ा हम चर्चा करेंगे। इसको जहां भी संदेह होगा अवश्य आप लोग जिज्ञासा रखें। तो ये सामान्य रूप से कुछ लक्षण बनाने की कोशिश किया हूं सामान्य भाषा में। अपने अभिप्राय प्रकट करने की शैली को वाच्य कहते हैं। जो हम अपना अभिप्राय रखना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, वो जिस शैली से हम बोलना चाहेंगे वो वाच्य कहलाता है। सामान्य संस्कृत में स्व अभिप्रायम प्रकटितुम या शैली आश्रियते तद वाच्यम। अपने अभिप्राय को प्रकट करने के लिए जो शैली अपनाई जाती है वो वाच्य कहलाता है। जैसे मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, ये सभी वाच्य है। जो भी वाक्य विन्यास हम करते हैं ये सारा वाच्य ही कहलाता है। मैं खा रहा हूं, हम खादामी, ये जो वाक्य है इसको आप थोड़ा परिवर्तन करके भी बोल सकते हैं कि मया भुज्यते मया खाद्यते। तो अहम खादामी का भी जो अर्थ है, मया खाद्यते का भी वही अर्थ है। तो ये शैली परिवर्तन हो, इसी शैली को ही हम वाच्य कहते हैं। अर्थ तो दोनों का समान है, अहम खादामी अथवा अहं गच्छामि, जो अर्थ है मया गम्यते, इसका भी वही समान अर्थ है। तो शैली में कुछ परिवर्तन आ गया। तो यही शैली जो पृथक जो शैली है ये यहाँ वाच्य कहलाता है। वाक्य विन्यास के प्रकार को वाच्य कहते हैं। जो वाक्य विन्यास हम करना चाहते हैं, जो मन में सोचते हैं उसको जब वाक्य के द्वारा बोलना चाहेंगे, वो जो प्रकार है, जो भेद है, उसी को हम वाच्य कहते हैं। वाक्य विन्यासस्य प्रकार एव वाच्यम। ये सामान्यतः लक्षण कुछ करने की कोशिश की। एक परिनिष्ठित लक्षण ये किया गया कि क्रिया के जिस रूप से ये जाना जाए, वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म या भाव से है, वो वाच्य कहलाता है। क्रियायाः येन स्वरूपेण एतत् ज्ञायते यत् क्रियायाः मुख्य संबंधः कर्त्रा कर्मणा भावेन वा अस्ति तद् वाच्यम्। हम क्रमशः पूरे सबको विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्रिया के जिस रूप से ये जाना। देखिए, मुख्य रूप से हम जब वाक्य बोलते हैं तो मुख्य रूप से ये 3 पदार्थ उसमें उपस्थित रहते हैं। एक कर्तृपद रहेगा, एक कर्म पद रहेगा और एक क्रियापद। सामान्यतः ये एक स्टैंडर्ड जो सेंटेंस फॉर्मिंग है, उसमें एक कर्तृपद रहेगा, एक कर्म पद रहेगा और एक क्रियापद रहेगा। उसके अतिरिक्त और भी पद रह सकते हैं या इससे कम भी रह सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो एक वाक्य संरचना हम करने जाएंगे तो उसमें ये 3 मुख्यतः रहेंगे, कर्ता, कर्म और क्रिया। अब इसमें क्या है कि क्रिया जो है हमेशा प्रधान होती है। मैं खाता हूं, मैं हंसता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं लिखता हूं, अहम गच्छामि, अहम पठामि, अहम लिखामि, अहम हसामि, अहम क्रीडामि, इस सब में देखिएगा क्या जो है मुख्य
भूमिका है क्रिया के इस वाक्य हर एक किसी वाक्य में। क्रिया के इर्द गिर्द ही सब लोग भ्रमण करते रहते हैं। जितने भी कर्ता हो, कर्म हो, आप लोग कारक का भी अभ्यास कर चुके हैं, तो उसमें कर्ता, कर्म, करण इत्यादि अध्ययन कर चुके हैं। तो ये देखिएगा कि हर किसी का संबंध जो है क्रिया के साथ रहता है। इसलिए किसी भी वाक्य में क्रिया जो है प्रधान होती है। तो यहां लक्षण ये बनाया जा रहा है कि क्रिया के जिस रूप से ये जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता के साथ है या कर्म के साथ है या भाव के साथ। भाव मतलब क्रिया, मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया हूं। भाव शब्द का मतलब होता है क्रिया। जैसे अगर अहम गच्छामि, अहम ग्रामम गच्छामि, ये एक वाक्य आप सामान्य वाक्य आप बोलते हैं, तो गच्छामि क्रिया का मुख्य संबंध किसके साथ है? अहम के साथ है। गच्छामि कह गच्छति, अहम गच्छामि। यहाँ गच्छामि का साक्षात मुख्य संबंध जो है कर्ता के साथ। अहम यहाँ कर्ता है, गमन क्रिया का जो कर्ता है वो अहम है, इसलिए गच्छामि क्रिया कर्ता के साथ मुख्य रूप से, ग्राम शब्द के साथ भी संबंध है। यहाँ मुख्य संबंध में जानबूझ के वो शब्द को दिया हूं कि क्रिया, क्योंकि क्रिया है मतलब सबके साथ संबंध तो उसका होगा ही होगा, लेकिन मुख्य रूप से जिसके साथ संबंध है, क्योंकि क्रिया कर्ता के बिना जो है क्रिया संभव तो है नहीं। इसलिए जब क्रिया जब मुख्य रूप से जिसके साथ संबंध होता है, तो जिससे पता चले कि यहाँ कर्ता के साथ संबंध है, इसलिए वो वाच्य है। नहीं, अगर कर्म के साथ भी मुख्य संबंध होता है, संबंध तो सबके साथ क्रिया की होगी, मुख्य रूप से संबंध उस वाक्य में हम देखेंगे मुख्य रूप से संबंध किसके साथ है, प्राइम जो रिलेशन है वो किसके साथ है। तो अहम ग्रामम गच्छामि, ये हम अगर कहते हैं तो यहाँ गच्छामि जो गमन क्रिया है, इसका जो प्राइम रिलेशन है, मुख्य रिलेशन है, वो अहम के साथ हो रही है। तो इसलिए ये वाक्य हम कर्तृवाच्य बोलेंगे, क्योंकि जिसके साथ क्रिया का मुख्य संबंध हुआ, किसके साथ? ना कर्ता के साथ मुख्य संबंध हुआ, तो वो कर्तृवाच्य कहलाया। अगर इसी वाक्य को हम अगर थोड़ा परिवर्तन करके अर्थ समान हो पर शैली भेद हो जाए, जैसे मया ग्रामः गम्यते, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जैसे अंग्रेजी में, वैसे ही मया ग्रामः गम्यते। अब कैसे ये परिवर्तन हुआ है, ये कैसा हुआ है, वो हम क्रमशः विचार करेंगे। मैं केवल उदाहरण के तौर पे वो उसी वाक्य का जो दूसरा रूप है मैं बता रहा हूं कि अहम ग्रामम गच्छामि, इस वाक्य में गच्छामि क्रिया जो है, गमन क्रिया जो है, अहम के साथ मुख्य रूप से संबंध है इसका, इसलिए ये कर्तृवाच्य हो गया। अब उसी अर्थ को हम दूसरे रूप से जब प्रकाशित करना चाहेंगे, मया ग्रामः गम्यते, अब ये मया कैसे हुआ, ग्रामम का ग्रामः कैसे हो गया, गच्छामि का गम्यते कैसे हो गया, हम क्रमशः उसको विचार करेंगे। तो मया ग्रामः गम्यते समान अर्थ है, अहम ग्रामम गच्छामि का जो अर्थ है वही समानार्थक है मया ग्रामः गम्यते। यहाँ गम्यते जो गमन रूपी क्रिया है, उसका मुख्य संबंध जो है ग्राम के साथ। मैं गांव जा रहा हूं, हिंदी में अगर इसको बोलना चाहेंगे तो मैं गांव जा रहा हूं, यहाँ जा रहा हूं का साक्षात संबंध जो है, मुख्य संबंध जो है अहम मैं के साथ, इसलिए ये कर्तृवाच्य। लेकिन जब मेरे द्वारा गांव जाया जा रहा है, पर इसी को हम शैली भेद में प्रकारांतर में जब हम प्रकाशित करने जाएंगे, तो ये जो गमन क्रिया है इसका मुख्य संबंध जो है गांव के साथ हो जा रहा है, ग्रामः। ये यहाँ इस वाक्य में ग्राम जो है पद है, क्योंकि मैं पहले ही बोला हूं कि एक वाक्य में ये तीन एलिमेंट जो हैं, तीन जो पदार्थ हैं, ये आवश्यक हैं। एक कर्तृपद होना है, एक कर्मपद होना है और एक क्रियापद होना है। उससे ज्यादा भी होंगे, उससे कम भी हो सकते हैं, पर ये एक स्टैंडर्ड है।
तो अब मया ग्रामः गम्यते, यहाँ जब ऐसे बोलेंगे तो यहाँ गमन रूपी क्रिया में गांव जो है ये प्रधान है, उसका गमन रूपी क्रिया का गांव के साथ मुख्य संबंध हो रहा है। और गांव जो है कर्मपद है, तो कर्म के साथ जैसे हम मुख्य क्रिया का कर्म के साथ मुख्य संबंध है, इसलिए इस वाच्य को हम कर्मवाच्य कहेंगे। कर्तृवाच्य किसको कहेंगे और कर्मवाच्य कैसे कहेंगे, इसको थोड़ा मैं विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा हूं। जब गमन रूपी क्रिया का मुख्य संबंध अहम के साथ हुआ, कर्ता के साथ हुआ, वो कर्तृवाच्य कहलाया। वही वाक्य वही अर्थ को मन में रखते हुए अगर हम उसको शैली भेद में प्रकाशित करें, मया ग्रामः गम्यते, अर्थ समान है, मया ग्रामः गम्यते, यहाँ गम्यते रूपी जो क्रिया है, इस क्रिया का मुख्य संबंध जो है ग्रामः के साथ हो गया। अब ग्रामः के साथ जब मुख्य रूप से संबंध हुआ तो ये वाच्य कहलाया कर्मवाच्य। भाववाच्य को हम थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि कर्म और भाव में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, जो रूप है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। भाव शब्द का मतलब है क्रिया, ये मन में अवश्य रखने। भाव शब्द का मतलब होता है क्रिया। तो इस प्रकार से जिस वाक्य में ये लक्षण को हम अगर दें, वाक्य में का संबंध मुख्य रूप से जिसके साथ होगा वो वही वाच्य कहलाएगा। अगर कर्ता के साथ मुख्य रूप से संबंध हुआ तो वो कर्तृवाच्य कहलाएगा। अगर क्रिया का मुख्य संबंध सबके साथ होगी क्रिया की, ये तो है। आप कारक प्रकरण में इसको आप दृढ़ कर चुके होंगे कि सारे जो कारक होते हैं ये क्रिया के चारों ओर घूमते रहते हैं, क्योंकि क्रिया के साथ संबंध हो तभी जाके वो कारक कहलाएगी। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, उपादान, अधिकरण, जितने भी आप पढ़े वो क्रिया के इर्द गिर्द ही घूमेंगे, उसके चारों ओर ही परिभ्रमण करेंगे। तो क्रिया का मुख्य संबंध सबके साथ होने पर भी जो मुख्य रूपी संबंध है वो जिसके साथ होगी, तो जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता के साथ हो वो कर्तृवाच्य कहलाएगा। क्रिया के जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्म के साथ हो वो कर्मवाच्य कहलाएगा। और भाव क्या है? भाव मतलब क्रिया। क्रिया भी दो प्रकार के हैं, मुख्य रूप से क्रिया दो प्रकार के हैं कि क्रिया एक सकर्मक क्रिया है और एक अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया मतलब जिस क्रिया में कर्म होगा, जैसे गच्छामि आप बोल रहे हैं, पठामि, पठामि, लिखामि, खादामि, ये देखिएगा यहाँ सब कर्म उपस्थित होगा। आप अगर लिखामि बोलते हो किम लिखति ना, अहम पाठम लिखामि, अहम पठामि, पुस्तकम पठामि, अहम क्रीडामि, अहम कंदुकम क्रीडामि। तो हर जिस क्रिया का कर्म मिल जाएगा आपको। कर्म कैसे मिलेगा? सामान्य रूप से ये स्थित है कि क्रिया को किम के प्रश्न करने से जहां उत्तर मिल जाए वो सकर्मक क्रिया मानी जाती है, उसका कर्म रहता है। कई ऐसे क्रिया हैं जिसका कर्म ही नहीं रहता है, जैसे हसामी, हसन रूपी क्रिया है, अथवा स्वपीमी शयन रूपी क्रिया है। इन सब क्रियाओं की क्या होती है कि इनकी कर्म नहीं होता है। हसामी कहने से आप किम करके अहम हसामी, अगर ये वाक्य कहा जाता है तो किम हसामी कहने से उसका कोई अर्थ उत्तर नहीं आएगा। किम हसामी का कोई एप्रोप्रिएट उत्तर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अहम लिखामी बोलेंगे तो किम लिखति ये प्रश्न होगा, उसमें उत्तर आएगा कि हाँ अहम पाठम लिखामी, अहम कारकम लिखामी, अहम व्याकरणम लिखामी, ये उत्तर आ सकता है। अहम स्वपीमी तो अहम शयनं करोमि स्वपीमी, किम स्वपीमी, किम स्वपीमी, ऐसा किम करके प्रश्न करेंगे तो वहां कोई उत्तर नहीं। तो
एक लिस्ट है, उस लिस्ट को भी हम उसको दिखाएंगे। कर्म क्रिया कहाँ कहाँ होती है? जो क्रिया का कर्म नहीं होता है उसको हम अकर्मक क्रिया बोलते हैं, और जिस क्रिया का कर्म होता है उसको हम सकर्मक क्रिया। इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। सामान्य रूप से एक हिंट ये है कि क्रिया को प्रश्न क्यों कह के प्रश्न करने से जहां अपाततः उत्तर आ जाता है वो सकर्मक क्रिया मानी जाती है, और जिस क्रिया को किम कह के प्रश्न करने से उत्तर संभावित नहीं हो पाता है उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये सामान्य लक्षण है, इसको मैं परिनिष्ठित लक्षण नहीं बोलूंगा। एक सामान्य व्यावहारिक समझने के लिए एक लक्षण सामान्यतः बनाया गया है, आचार्यों के द्वारा ये सिखाया गया है। तो हसामी, स्वपीमी इत्यादि जो हम लोग बोलते हैं तो वहां उस क्रियाओं में कर्म नहीं होने के कारण वो अकर्मक क्रिया जाती है। जहां क्रिया में कह के प्रश्न करने से उत्तर आ जाए उसको हम सकर्मक क्रिया बोलते हैं, सकर्मक धातु बोलते हैं। तो यहाँ ये कर्म और भाव के विषय में बोलने के लिए ये मैं थोड़ा आपको भूमिका बताया कि जो सकर्मक क्रियाएं होंगी उसमें कर्मवाच्य संभव होगा, लेकिन जो अकर्मक क्रियाएं होंगी उसमें कर्म होगा ही नहीं, क्योंकि जो अकर्मक क्रिया है उसकी तो कर्म है ही नहीं, उसमें कर्म के साथ संबंध कैसे होगी उस क्रिया की? हो नहीं सकती है। तो क्रिया का संबंध क्रिया के साथ ही वहां होगी, भाव के साथ। भाव मतलब क्रिया, तो वहां क्रिया ही मुख्य होगा। जैसे भू धातु है, आप लोग जानते ही हैं, भवति भवतः होना, सत्ता अर्थ में होना, भवति भवतः भवन्ति इत्यादि। किम भवति ऐसा कहने से कोई प्रश्न उत्तर नहीं आएगा। तो अब ये क्या होगा कि यहाँ जो क्रिया का अभाव में ये धातु जो है अकर्मक धातु हो गया, अकर्मक क्रिया ये होगी। ये अकर्मक क्रिया में कर्म के साथ इसका संबंध जब नहीं हो पाएगा तो कर्मवाच्य इसमें संभव है नहीं, तो इसमें क्रिया का मुख्य जो है वो क्रिया ही होगी, इसलिए इसको हम भाववाच्य कहते हैं। तो मुख्यतः ये ध्यान में रखिएगा, धातु मतलब क्रिया जो है धातु उसका मूल रूप है, दो प्रकार के हैं, एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। कर्तृवाच्य तो सभी क्रियाओं से होगी। कर्तृवाच्य अहम पठामि, अहम लिखामि, अहम गच्छामि, रामः गच्छति इत्यादि सभी धातुओं से कर्तृवाच्य तो कर्ता तो सभी में होगी, लेकिन कर्म या भाव के ओर जाएंगे तो कर्म जो है, जो धातु जो क्रिया सकर्मक क्रिया होगी उससे कर्मवाच्य होगा, क्योंकि कर्म के साथ उसका मुख्य संबंध हो सकता है, और जो धातु अकर्मक क्रिया होगी उसका भाववाच्य। कर्तृवाच्य से जब हम आगे उसको चेंज करने जाएंगे, परिवर्तन करने जाएंगे, तो सकर्मक धातुओं से कर्मवाच्य हो जाता है और अकर्मक धातुओं से भाववाच्य हो जाता है। उसके लिए पाणिनि ने एक सूत्र भी लिखा है, कर्मणि च भावे च आकर्मकेभ्यः, सामान्य रूप से कि लकार जो होते हैं, जो धातुओं से जो प्रत्यय आते हैं वो सकर्मक धातु से कर्तृवाच्य में और कर्मवाच्य में आते हैं, और अकर्मक धातुओं से कर्तृवाच्य और भाववाच्य। क्योंकि अकर्मक धातु में कर्म संभव नहीं है तो धातु अपने ही स्वरूप को वहां प्रस्तुत करता है, इसलिए उसको हम भाव बोलते हैं। भाव इज इक्वल टू क्रिया, ये क्लियर। तो सामान्य रूप से ये लक्षण लिखा गया, क्रिया के जिस रूप से ये जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म या भाव से है, वो वाच्य कहलाता है। जिसके साथ क्रिया का मुख्य रूप से संबंध होगा वही वाच्य हो जाएगा। अगर गच्छामी है तो अहम के साथ है, वो कर्तृवाच्य हो गया। अगर वही गच्छामी अगर परिवर्तित हो गया, गम्यते हो गया है, वहां ग्रामः उसके साथ मुख्य संबंध हो गया, अथवा विद्यालय इसके साथ मुख्य संबंध हो गया,
वो हो गया कर्मवाच्य। वही अकर्मक धातु से अहम भवामि अथवा रामः भवति, वही अगर परिवर्तन हो गया भूयते भवति का भूयते, अब कैसे होता है वो हम आगे प्रक्रिया देखेंगे। उसमें भवति का जब चेंज करेंगे तो भूयते हो जाएगा। तो भूयते का जो है कर्म, क्योंकि वहां है नहीं, भू धातु अकर्मक क्रिया है, तो जब कर्म है नहीं तो वो क्या है, भूयते सत्ता को ही, अपने अर्थ को ही वो संभाल के रखेगी, इसलिए वो भाववाच्य कहते हैं। मया भूयते, मया अहम हसामि, ये कर्तृवाच्य हो गया। इसी को अगर हम भाव में करेंगे तो मया हस्यते, मया हस्यते। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से क्रिया का संबंध जिसके साथ होगा, जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध जिसके साथ होगा, उसको हम वही वाच्य कहेंगे। ये वाच्य परिवर्तन क्या है, इसको थोड़ा हम चर्चा करेंगे। किसी भी वाक्य में क्रियापद के रूप परिवर्तन या रूपांतरण को वाच्य परिवर्तन कहते हैं। सामान्य रूप से कुछ मैं डेफिनेशन बनाने की कोशिश किया हूं, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। ऐसा कोई शास्त्र में लक्षण है नहीं कि वो समझने की बात है। तो किसी भी वाक्य में क्रियापद के रूप परिवर्तन या रूपांतरण को वाच्य, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि गच्छामी है, गम धातु से जब कर्तृवाच्य हो रहा है तो वो रूप गच्छामी बन जा रहा है, और वही गम धातु से प्रक्रिया अलग रूप से होकर गम्यते भी बन जा रहा है। तो ये जो क्रिया का जो परिवर्तन है, एक जगह गच्छामी हो जा रहा है और एक जगह गम्यते हो जा रहा है, तो ये जो क्रिया का रूप परिवर्तन है, यही वाच्य परिवर्तन है। जब आप कर्तृवाच्य में बोलेंगे तो वो गच्छामी हो रहा है या पठामी हो रहा है या लिखामी हो रहा है, वही अगर परिवर्तन होके उसी धातु से अगर कुछ अलग प्रत्यय होके जब गम्यते, पठ्यते, लिख्यते इत्यादि परिवर्तन हो जाता, तो क्रिया का जो रूपांतरण है वही वाच्य का परिवर्तन। कर्तृवाच्य में होगा तो वहां गच्छामी, पठामी, लिखामी, अहम गच्छामी, रामः गच्छति, सीता गच्छति, मोहनः पठति इत्यादि वाक्य बन जाएंगे। वही अगर धातु से अलग कुछ शैली में बोलना चाहेंगे उसको, मोहनेन पठ्यते, मोहनेन पुस्तकम पठ्यते, रामेण ग्रामः गम्यते। यहाँ जो परिवर्तन देखिए, बाकी पदों में परिवर्तन तो हो ही रहा है, लेकिन मुख्य रूप से क्रिया में परिवर्तन हो रही है। क्या परिवर्तन? वहां जो गच्छति था या पठती था या लिखती था, यहाँ गम्यते, पठ्यते, लिख्यते, इस प्रकार से परिवर्तन हो जा रहा है। तो क्रिया के रूप परिवर्तन को ही हम वाच्य परिवर्तन कहते हैं। उसके साथ जो संबंध अन्य पद हैं, चाहे वो कर्तृपद हो चाहे कर्म पद हो, मुख्य रूप से इनका भी परिवर्तन हो जाता है। अब कैसे होता है हम क्रमशः उसको चर्चा करेंगे, परिवर्तन के संदर्भ में उसको चर्चा करेंगे कि अगर गच्छति का गम्यते हो जाएगा तो यहाँ कर्ता जो रामः था वो क्या हो जाएगा, जो ग्रामम था वो क्या हो जाएगा, हम चर्चा धीरे धीरे करेंगे। सर सुन पा रहे हैं दीपेश जी? हेलो? हाँ प्रियव्रत जी, हम सुन पा रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, प्रेजेंटेशन भी ठीक चल रहा है। स्पष्ट है ना? किसी को कोई संशय है? नहीं जी, नहीं। अच्छा। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से क्रिया का जो परिवर्तन है, बाकी चीज क्रिया, क्योंकि मेन जो कैरेक्टर है वाक्य में क्रिया है, ये हम अभी तक जान चुके होंगे, क्योंकि कर्म कारक में यही पढ़ाया जाता है, यही हम लोग पढ़ते हैं। क्रिया ही वाक्य का मेन कैरेक्टर है। तो उस क्रिया में जो परिवर्तन आ जाता है, उस परिवर्तन हम वाच्य परिवर्तन कहते हैं। तो वही गम्यते, गच्छति का गम्यते हो गया, पठति का पठ्यते हो गया, लिखति का लिख्यते हो गया। तो यही जो परिवर्तन हो रही है, क्रिया में जो परिवर्तन हो जा रहा है, वही परिवर्तन ही वाच्य परिवर्तन कहलाता है। वाक्य स्थित, ये सामान्य एक लक्षण संस्कृत में भी, दोनों भाषा में मैं बाइलिंगुअल कर दिया हूँ थोड़ा। सामान्य रूप से ये मुझे निर्देश भी था कि
हिंदी में पढ़ा है और साथ में सामान्य संस्कृत में भी। तो ये स्पष्टता के लिए कि वाक्ये स्थितस्य क्रियापदस्य रूप परिवर्तनम एवं वाच्य परिवर्तनम उच्यते। हाँ, वाक्य में जो क्रियापद है उसी का जो परिवर्तन है, मैं एक दो उदाहरण भी आपको दिखाया हूं। यहाँ पठति था, उसको हम परिवर्तन करके जब पठ्यते कर दें, यहाँ परिवर्तन हो गया। पठति कर्ता में कर्तृपद में था, कर्तृवाच्य में था, और वही जब हम थोड़ा परिवर्तन किए तो पठ्यते हो गया। गच्छति था, वो कर्तृवाच्य में था, उसका कर्ता के साथ मुख्य संबंध था। अब ये जो है गम्यते, परिवर्तन हो गया। तो अब क्रिया जब परिवर्तित हो जाएगी, उसके साथ साथ जितने भी जुड़े हुए हैं वो भी परिवर्तित हो जाएंगे। व्याकरण में एक नियम है, जो साथ में रहते हैं, तो सामान्य व्यवहार में भी है, ये व्याकरण का नियम नहीं बोलूंगा, है व्याकरण में भी वो चर्चा किए जाते हैं। जो जिसके साथ रहते हैं, जो मुख्य है उसका परिवर्तन हो जाने पर उसके जो अनुचर होते हैं वो भी परिवर्तित हो ही जाते हैं। तो इस प्रकार से जब क्रिया परिवर्तित हो जाएगी तो उसके साथ जुड़े हुए जो कर्तृपद हैं या कर्म पद हैं, इनका भी परिवर्तन हो जाएगा। तो पठति पठ्यते हो गया। वहां जो राम पठति था वो अब क्या हो जाएगा, रामेण पठ्यते। अब कैसे होगा उसको हम फिर आगे चर्चा करेंगे। 6 दिनों का में इसी सब को ही हम लोगों को चर्चा करनी है। सामान्य रूप से एक पठति जो कर्तृवाच्य में था वो पठ्यते में परिवर्तित हो गया। यहाँ जो राम पठति अथवा कृष्ण पठति, ये जो था, ये राम अथवा कृष्ण जो है ये रामेण हो जाएगा, कृष्णेन हो जाएगा। गच्छति, गम्यते। इस प्रकार से तो क्रिया रूप में जो विकार परिवर्तन जो दिखता है वही हम वाच्य परिवर्तन कहते हैं। वाच्य परिवर्तन का क्या कॉन्सेप्ट है या क्या लक्षण हो सकता है, क्या एक डेफिनेशन हो सकता है, तो ये एक सामान्य रूप से डेफिनेशन है कि वाक्ये स्थितस्य क्रियापदस्य रूप परिवर्तनम एवं वाच्य परिवर्तनम उच्यते। वाक्य में जो क्रियापद है उसका जो रूप परिवर्तन है, गच्छति का गम्यते, पठति का पठते, जो ये परिवर्तन है ये हम वाच्य परिवर्तन इसको कहते हैं। अब वाच्य के भेद है, वाच्य के भेद है। तो ये बातों बातों में ये भेदों को जान ही चुके हैं कि मुख्य रूप से मुख्य क्या, ये 3 ही भेद हमको मिलता है। एक कर्तृवाच्य, एक कर्मवाच्य और तीसरा जो है भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य जो है सभी क्रियाओं के साथ हो सकती है, ये हमने चर्चा की। वो चाहे सकर्मक क्रिया हो, धातु हो, अथवा अकर्मक धातु। और जब इस कर्तृवाच्य को हम आगे जाके परिवर्तन करना चाहेंगे तो वो ये 2 प्रकार के वाक्य होते हैं, ये मैं भी जोड़ना चाहूंगा। एक कर्तृ प्रधान वाक्य होता है, एक कर्तृ प्रधान वाक्य होता है। जिस वाक्य में कर्ता का प्राधान्य हो वो कर्तृ प्रधान वाक्य है, और जिस वाक्य में कर्ता का प्राधान्य ना हो वो अकर्तृ प्रधान। तो ये जो अकर्तृ प्रधान वाक्य है वो 2 प्रकार के हैं। जो सकर्मक धातु होंगे वो कर्मवाच्य कहलाएंगे, और जो अकर्मक धातु होंगे वो भाववाच्य कहलाएंगे। जब परिवर्तित करेंगे कर्तृवाच्य को, जब हम चेंज करना चाहेंगे, परिवर्तन करना चाहेंगे, तो सकर्मक धातुओं से हम कर्मवाच्य बना सकते हैं और अकर्मक धातुओं से हम भाववाच्य। भाव मतलब इज इक्वल टू, भाव इज इक्वल टू क्रिया, ये दिमाग में रख लीजिएगा। तो मुख्य रूप से वाक्य का 2 भेद है, एक कर्तृ प्रधान वाक्य है, एक अकर्तृ प्रधान वाक्य है। कर्तृ प्रधान वाक्य से कर्तृवाच्य हो जाएगा क्योंकि वहां कर्ता ही प्रधान होगा। रामः गच्छति, गोपालः पठति, सीता गच्छति, जितने भी आप वाक्य बोलेंगे तो वहां जो कर्ता है वो प्रधान होगा। स्वतंत्र कर्ता, ये आप पढ़ चुके हैं कारक में, स्वतंत्र कर्ता, तो कर्ता वहां प्रधान है, जो क्रिया करेगा वो कर्ता ही करेगा, तो इसलिए कर्तृ प्रधान होने के कारण वो कर्तृवाच्य कहलाएगा। और वही जब हम परिवर्तन करने जाएं तो वहां
सकर्मक धातुओं से दूसरा जो वाक्य का प्रकार अभी बतलाए कि अकर्तृ प्रधान वाच्य, जहां कर्ता का प्राधान्य नहीं रहेगा। तो कर्ता का प्राधान्य नहीं रहेगा तो उसमें दो प्रकार के हैं, जो सकर्मक धातु होंगे उसमें कर्म का प्राधान्य हो जाएगा, कर्ता का प्राधान्य नहीं होगा तो किसी का तो प्राधान्य होना ही है, तो लीडर होना ही है, विदाउट लीडर तो फिर हो ही नहीं सकता, वो ग्रुप ठीक से चलेगा भी नहीं। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, जो शब्दों का जो समूह है, ये उसका जो लीडर है कर्तृ प्रधान वाक्य में उसमें कर्म ही प्रधान होता है। जैसे रामेण ग्रामः गम्यते, मोहनेन पुस्तकं पठ्यते, क्रीडकेन कन्दुकं क्रीड्यते। तो ये प्रकार, ये जो है सब जगह देखिए कर्म का ही प्राधान्य है, कर्म का प्राधान्य होने के कारण ये कर्मवाच्य कहलाए। वही अकर्तृ प्रधान वाक्य में जहाँ कर्म का अभाव है, अकर्मक क्रिया है, उसमें भाव का ही प्राधान्य होता है, क्रिया का ही प्राधान्य होता है, इसलिए अकर्मक धातु से भाववाच्य हो जाता है। तो देयर आर टू टाइप्स, दो प्रकार का वाक्य हुआ, एक कर्तृ प्रधान वाक्य, एक अकर्तृ प्रधान वाक्य। कर्तृ प्रधान वाक्य को हम कर्तृवाच्य कहेंगे और अकर्तृवाच्य वाक्य में दो भेद हो जाएंगे, सकर्मक क्रिया होंगी उसके लिए कर्मवाच्य हो जाएगा, जो अकर्मक क्रियाएं होंगी उसके लिए भाववाच्य हो जाएगा। उसको भी एक डायग्राम बना सकते थे यहाँ। तो कर्तृ प्रधान वाक्य, अकर्तृ प्रधान वाक्य, कर्तृ प्रधान वाक्य में कर्तृवाच्य, अकर्तृ प्रधान जो वाक्य हुआ उसमें दो भेद हो गए, सकर्मक धातुओं के लिए कर्मवाच्य और अकर्मक धातुओं के लिए भाववाच्य। इस प्रकार से वाच्यों का भेद यहाँ बताया गया है। सामान्य रूप से कुछ कुछ यहाँ एक एक उदाहरण देने की कोशिश किया हूं। क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। कर्तृवाच्य में क्या होता है, यहाँ क्रिया जो है कर्ता के अनुसार चलती है। जैसे हम चर्चा कर भी लिए हैं, रामः विद्यालयं गच्छति, राम विद्यालय को जा रहा है। तो यहाँ देखिए कि गमन रूपी क्रिया किसके अनुसार गमन रूपी क्रिया किसके अनुसार है ना, रामः के अनुसार है। गच्छति कह गच्छति, रामः गच्छति। तो यहाँ गच्छति का साक्षात संबंध जो है कर्ता के साथ हो जाएगा, विद्यालय के साथ भी है, लेकिन यह पहले मैं बता चुका हूं मुख्य रूप से संबंध जिसके साथ है। तो गमन रूपी क्रिया जो है वो राम के बिना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से क्रिया का मुख्य रूपी संबंध कर्ता के साथ, तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। कर्तृवाच्य में क्रिया जो है रामः प्रथमा एकवचन में है, गच्छति भी प्रथमा एकवचन में ही हो रहा है। देख लीजिए, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। ये वाक्य फॉर्मेशन में थोड़ा संशय हो जाता है आरंभिक दशा में। ये देख लीजिए कि रामः प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है रामः, इसी का साइमल्टेनियसली जो क्रिया है वो भी देखिए प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो दोनों में समानता है क्योंकि क्रिया जो है कर्ता के अनुसार चलेगी कर्तृवाच्य में। तो रामः गच्छति हो गया। कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा, क्या कर्म पद के अनुरूप होती है, क्रिया है वो कर्म के हिसाब, अब कर्ता को क्रिया छोड़ देगी। रामेण विद्यालयः गम्यते, यहाँ वहां जो गच्छति था अब यहाँ गम्यते हो गया। कैसे हुआ फिर चर्चा करेंगे हम लोग। तो रामेण विद्यालयः गम्यते, तो यहाँ गम्यते राम के द्वारा विद्यालय जाया जा रहा है, वहां था राम विद्यालय जा रहा है। अब यहाँ हो जाए कि राम के द्वारा विद्यालय जाया जा रहा है। यहाँ गम्यते जो है उसका साक्षात संबंध विद्यालय के साथ हो जाता है। तो इस वाक्य में विद्यालय जो है कर्म पद है, कर्तृपद जो है रामेण है, विद्यालय जो है कर्म पद है, गम्यते जो क्रिया है उसका साक्षात मुख्य संबंध जो है यहाँ विद्यालय पद के साथ हो जा रहा है। इसलिए मुख्य संबंध जिसके साथ है वो उसी वाच्य, वही वाच्य होगा। तो क्रिया कर्म पद के अनुरूप होती है। या इस वाच्य में क्रिया जो है कर्म पद के अनुसार, यहाँ के विद्यालय प्रथमा एक वचन में है तो यहाँ भी गम्यते जो है प्रथमा एक वचन में। अगर मैं यहाँ परिवर्तन कर लूं, रामेण विद्यालयाः बहुवचन कर दूं तो यहाँ क्रिया भी चेंज हो जाएगी। रामेण एक वचन में ही रहेगा क्योंकि मैं अभी हम चर्चा यही किए हैं
क्रिया यहाँ रेगुलेटेड बाय कर्म, कर्म के अनुसार ये चलेगी। तो अगर विद्यालय एक वचन में है तो गम्यते भी एक वचन में है। अगर मैं यहाँ कर दूं कि रामेण विद्यालयाः विद्यालय, यहाँ भी चेंज हो जाएगा, गम्यन्ते, क्योंकि कर्म के अनुसार हो जाएगा। तो कर्म रामेण जैसा का तैसा है, राम एक ही है, पर यहाँ विद्यालय कर्म के बहुत होने पर, अधिकता होने पर क्रिया की भी अधिकता हो जाएगी। तो यहाँ क्रिया जो है कर्म के अनुसार चलेगी, इसलिए हम इसको कर्मवाच्य कहते हैं। और अकर्मक क्रिया जहां हो जाएगी वो भाववाच्य हो जाएगी। रूप लगभग समान है, कर्मवाच्य में जैसे रूप है कर्तृपद जो है तृतीया में हो जाती है और धातु में यकार और ते आ जाता है, वैसा ही भाववाच्य में है। पर यहाँ फर्क देखिए, यहाँ कर्मपद भाव है, कर्मपद का अभाव। यहाँ कर्मपद के अभाव में क्रिया की ही प्रधानता रहती है। तो यहाँ भवन रूपी क्रिया रामेण भूयते, सत्ता, भू मतलब सत्ता रहना, तो सत्ता रूपी क्रिया का ही यहाँ प्राधान्य है, इसलिए इसको हम भाववाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में हाँ, अब ये थोड़ा और स्पष्ट करने जा रहा हूँ। हेलो, क्षम्यताम्, एकः प्रश्नः अस्ति अत्र। हाँ अवश्य। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। यदि वाक्य ऐसे हो, रामेण गम्यते, सिर्फ इतना हो तो हम उसको भाववाच्य कहेंगे या कर्मवाच्य कहेंगे? रामेण गम्यते। हाँ मैं समझ गया, ये ठीक है, आपका प्रश्न बहुत बिल्कुल सही है। कर्म है नहीं वहां, लेकिन कर्म तो छिपा हुआ है ना वहां। गम्यते मतलब वहां गम धातु, क्योंकि सकर्मक धातु है, तो गम्यते में वहां कुत्र गम्यते मतलब वहां कर्म तो छिपी हुई है। आप बोल नहीं रहे हैं या वाक्य विन्यास नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है, तो वहां ऊंचे रूप से है वो, इसलिए आप उसको हम भाववाच्य नहीं कहेंगे। भाववाच्य है, लेकिन है तो उसको हम कर्मवाच्य कहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। क्योंकि वो तो रहेगा ही उसमें, क्योंकि ये स्पष्ट है कि सकर्मक धातुओं से कर्मवाच्य है, क्योंकि पाणिनि का यही निर्देश है कि सकर्मक धातुओं से दो वाच्य होंगे। हम नहीं बोल रहे हैं कर्म पद को, वो अलग बात है, पर वो हमारे मन में तो जरूर है ही। वो मैं जा रहा हूं या वो जा रहा है, सीता जा रही है या राम जा रहा है, तो वहां कर्म छिपा हुआ है, हम नहीं बोल रहे हैं, वो अलग बात है, समझ रहे हैं। इसलिए सकर्मक धातुओं से हमेशा कर्मवाच्य ही होगी, उसको हम भाववाच्य नहीं कह सकते। कर्म का अभाव वहां दिख रहा है वाक्य में, पर वो कर्मवाच्य ही है, ये हमको मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, बढ़िया, धन्यवाद। तो कर्तृवाच्य में हाँ, यहाँ थोड़ा परिवर्तन, थोड़ा और एलाबोरेट कर रहे हैं। कर्तृवाच्य किसको कहें, मतलब कैसे परिवर्तन हो जा रहा है, क्योंकि जो बिंदु हम लोग लिए थे, परिवर्तन कैसे है उसको हम थोड़ा देखते हैं। कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में, ये देख रहे हैं, मोहनः प्रथमा विभक्ति में है, कर्म द्वितीया विभक्ति में रहेगी और क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। ये हम चर्चा कर लिए हैं कि क्रिया जो है कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार ही चलेगी। तो कर्ता अगर एक वचन में है, मोहनः, कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्तृवाच्य में कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में रहेगी और कर्म द्वितीया विभक्ति में ही रहेगी, और उसके साथ जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार ही चलेगी। तो मोहनः ग्रामं गच्छति, तो यहाँ मोहनः क्योंकि प्रथमा एक वचन में है, तो गमन रूपी क्रिया में जो गच्छति लट लकार में जो प्रयोग किए हैं वो प्रथम पुरुष एक वचन में ही चलेगा। अगर हम इसको चेंज कर देंगे, मोहनौ राम लक्ष्मणौ ग्रामम, यहाँ गच्छतः हो जाएगी क्रिया में, क्योंकि यहाँ राम लक्ष्मणौ द्विवचन हो गया, क्रिया भी जो है द्विवचनांत क्रिया हो जाएगी। तो इस प्रकार से, क्योंकि कर्तृवाच्य में क्रिया जो है कर्ता के अनुसार चलेगी, ये हमने लक्षण देखा। तो राम मोहनः एक वचन में है तो गच्छति एक वचन में है, राम लक्ष्मणौ ग्रामं गच्छतः हो जाएगी वहां। अगर हम बोलेंगे राम, हेलो जी, आपकी ध्वनि आ रही है सर। हाँ ठीक।
अगर इसी वाक्य को हम फिर अगर कर्ता में बहुत तो विवक्षा हो जाएगी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः ग्रामम गच्छन्ति हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कर्ता जो है बहुवचन में हो गया। तो इस प्रकार से कर्तृवाच्य में कर्ता पद हमेशा प्रथमा विभक्ति में रहेगी। वचन चाहे परिवर्तन हो सकता है, एक वचन हो सके, द्विवचन हो जाए अथवा बहुवचन भी हो जाए उसमें, लेकिन प्रथमा विभक्ति में हमेशा रहेगी। और कर्म हमेशा द्वितीया विभक्ति में रहेगी। कर्म में कोई विकार नहीं है, लेकिन क्रिया में विकार आ जाएगी। कर्ता अगर एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन है। अगर कर्ता द्विवचन में हो जाए, राम लक्ष्मण हो जाए, तो वहां गच्छतः हो जाएगा। अगर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः रामादयः ग्राम गच्छन्ति, तो इस प्रकार से कर्ता के अनुसार क्रिया का परिवर्तन जाएगा। अगला है कर्मवाच्य। इसमें कैसे चेंजेस होंगे देखिए कि कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में, कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति हो जाता है। क्यों होती है इसके बारे में चर्चा हम करेंगे आगे, कि आप लोग कारक पढ़े हैं तो इसके बारे में भी अवश्य मैं चर्चा करूंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये अच्छा हुआ है, और जो डिजाइन किए हैं इस कोर्स को मेरे ख्याल से माननीय कुलपति जी और हमारे परम मित्र हीरा जी, बहुत अच्छे मतलब एक वैज्ञानिक तरीके से इसको डिजाइन किए हैं। इसलिए कारक को पहले पढ़ लेने से हमें जो दूसरे विषय हैं इसको समझने में बहुत सुविधा हो जाती है, सहूलियत हो जाती है। क्योंकि कारक ही वाक्य में, कोई भी वाक्य, क्योंकि ये वाक्याभ्यास कार्यक्रम है, वाक्य में कारक का प्राधान्य तो मुख्य रूप से है ही, और कारक ही जान गए तो फिर बाकी सारे जो है वो सेंटर में जो है कारक है, और बाकी सब चीजें जो है उसके एरियर में घूमते हैं। इस प्रकार से कारक आप पढ़ लिए हैं, तो विभक्तियों के बारे में तो आपको जानते ही हैं। इसलिए वाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में हो जाएगी। अब क्यों होगी वो देखेंगे आगे। कर्म प्रथमा में हो जाएगी। ये मैं खाली उसका जो स्वरूप है वाक्य का मैं बतला रहा हूं कैसे हो जाता है। अब क्यों होता है उसको आप लोग जिज्ञासा करेंगे भी तो बताऊंगा, नहीं करेंगे तो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में होगी हमेशा, वो चाहे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उससे कोई मतलब विभक्ति के बारे में, जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता एक प्रथमा में भी होगी, वो चाहे एक वचन में हो, द्विवचन में हो या बहुवचन। तो यहाँ कर्मवाच्य में कर्ता जो है तृतीया विभक्ति में रहेगी, और कर्म जो है वो प्रथमा हो जाएगी। वहां जो कर्म द्वितीया थी, उस वाच्य में कर्म जो है द्वितीया थी, यहाँ कर्म प्रथमा हो जाएगी। और विभक्ति जो है, क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार होती है। वहां जैसे कर्ता के अनुसार क्रिया हो रही थी, अब यहाँ जो है क्रिया कर्म के अनुसार चलने लग जाएगी। तो मोहनेन ग्रामः गम्यते, वहां हम देखे थे मोहनः ग्रामं गच्छति, वहां मोहनः एक वचन था, इसलिए गच्छति जो है एक वचन में हो गया था। अब यहाँ देखिए मोहनेन तृतीया जब हो गई, क्रियापद जब तृतीया में चेंज हो गया, ग्रामः ये कर्म पद जो है प्रथमांत हो गया, और गम्यते क्रिया, क्योंकि ये ग्रामः एक वचन में है तो ये गम्यते क्रिया भी एक वचन में है। अगर मैं यहाँ कर दूं कि मोहनेन ग्रामाः बहुवचन कर दूं, यहाँ गम्यन्ते हो जाएगा, क्योंकि कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी। इसमें ये मोहने ही जो भी कर दे, इससे क्रिया का कोई लेना देना नहीं है इस वाच्य में। कर्म वाच्य में क्योंकि प्रधान तो कर्म ही है, कर्म के अनुसार क्रिया का रेगुलेशन होगा। वो कर्म जैसे जैसे परिवर्तन हो जाएगा, क्रिया वैसे वैसे परिवर्तित होती जाएगी। मोहनेन ग्रामः गम्यते, गमन रूपी क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार यहाँ चल रही है। तो यहाँ ग्राम एक वचन में है तो गम्यते एक वचन हो गया। ग्रामो होता मोहनेन ग्रामो, हाँ गम्यते हो जाता, द्विवचन में हो जाता। अगर ग्रामा हाँ बहुवचन करेंगे वो गम्यन्ते हो जाएगा, प्रथमा में ही होगी। ये आप तय कर लीजिए, ये जो फॉर्मेशन है वाक्य का, इसको आप दिमाग में रख लीजिए। कर्ता हमेशा तृतीया में रहेगी,
कर्म हमेशा प्रथमा में विभक्त, वचन में परिवर्तन हो सकता है, वचन, द्विवचन, बहुवचन, और क्रिया जो है हमेशा कर्म के अनुसार। तो बस थोड़े से ध्यान देने की विषय है। कर्ता को तृतीया में लेना है, कर्म को प्रथमा में लेना है, वचन परिवर्तन कर सकते हैं, और कर्म के अनुसार जो है क्रिया चलेगी, ये कर्मवाच्य। अब ये हो गया, आगे हो गया भाववाच्य। कर्म और भाव में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं मैं बोला था, बस वहां कर्म है तो वहां कर्मवाच्य हो गया, कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी। और भाव में क्योंकि कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया से ही भाववाच्य बनेंगे, तो अब यहाँ जो है जो क्रिया होगी वो कांस्टेंट रह जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए मैं लक्षण इसमें दिखा रहा हूं। भाववाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में, कर्म का अभाव रहता है और क्रिया सर्वदा प्रथम पुरुष एक वचन में रहती है, क्योंकि क्रिया स्वतंत्र है। इस वाच्य में किसी के अधीन में रहना नहीं है। कर्तृवाच्य में जैसे कर्ता के अधीन में रहती थी क्रिया, अथवा कर्मवाच्य में कर्म के अधीन में क्रिया रहती थी, और भाववाच्य में क्योंकि किसी के साथ उसका कोई किसी के अधीन में नहीं रहना है, स्वतंत्र हो जाएगी, हमेशा वो क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन में ही कांस्टेंट होकर जा रहा है। मोहनेन भूयते, मोहन। तो इस प्रकार से भाववाच्य जो है, क्योंकि कर्म का अभाव। हरि ओम। जी महोदय। हाँ हाँ, श्रूयते खलु? आम् आम् श्रूयते। हाँ। किम् तो इस प्रकार से हाँ पूर्णतां प्रति गच्छामः वा केचन? एवं सामान्यतः परिचयः सञ्जातः वाच्यम् इत्यस्य। श्वः आरभ्य पुनः विशेषरूपेण कर्तृवाच्यविषये चर्चां करिष्यामः, पुनः कर्मवाच्यं भाववाच्यं विषये करिष्यामः। अद्य एतावता प्रायशः परिचय रूपकः अयं वर्गः समाप्तः इति मन्ये। यदि केषाञ्चित् संशयः अस्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति। आमाम्। आप में से कोई यदि प्रश्न पूछना चाहते हैं, शंकाएं व्यक्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दूसरा एक ये भी किया जा सकता है कि अपनी समझ को पक्का करने की दृष्टि से सर ने जो कहा उसको आप थोड़ा सा अपने शब्दों में कहने की कोशिश भी कर सकते हैं। इससे भी आपको ज्यादा हाँ, थोड़ा बहुत ये भी मतलब एक एक्सरसाइज टाइप का कर सकते हैं जी। तो आप में से कोई और भी जी सर। हाँ, और भी ये भी है कि वो जैसे आप ग्रुप बनाए हैं व्हाट्सएप में ना, मुझे भी उसमें जोड़े हैं शायद जी। तो कालांतर में अगर इस चीज को कभी भी समस्या हो तो उसमें भी आप प्रश्न कर सकते हैं। मैं तत्पर रहूंगा, उसको उत्तर देने में तत्पर रहूंगा। इससे इस वाच्य से संबद्ध कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछें। प्रतिभागियों से निवेदन है, कोई भी यदि कुछ पूछना चाहे तो पूछे अवश्य। हेलो सर। हाँ। मेरा प्रश्न ये है कि यदि वर्तमान काल है तो आपने बताया, वो समझ में आ गया, लेकिन भूतकाल है उसमें ऐसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है तो वो रूप बदल जाएगा। जरूर बदल जाएगा। उसको हम चर्चा करेंगे, आगे सभी लकारों में भी चर्चा करेंगे अब आगे के कक्षाओं में। आज तो ये परिचय रूपी था, हम आगे अलग अलग लकारों में जब परिवर्तन होगा, चाहे वो भूतकाल में हो चाहे भविष्य काल में हो, तो वो कैसे कैसे क्रियाओं में परिवर्तन आएगी वो हम आगे चर्चा करेंगे। इसके विषय में विस्तार से करेंगे। एक सामान्य रूप से हम लोग चर्चा किए हैं। हाँ, धन्यवाद सर। जरूर। अन्य कोई प्रतिभागी यदि पूछना चाहता है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है तुरंत।
ठीक है सर, मुझे लग रहा है कि हम समाप्ति करें तो। हाँ, वो सबको बोल दीजिए कि अगर बाद में भी अगर इसको एक दो बार खुद चिंतन मंथन करके समस्या हो तो ग्रुप में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो आज हमारे वक्ता श्री ने हमें अच्छा परिचय करवाया है आज तीनों वाच्यों का, और कुछ बातें उन्होंने पुनः कही है, हमको स्पष्ट हो जाए इस दृष्टि से। तो आज थोड़ा सैद्धांतिक विषय हमने जाना है, और फिर आगे इसको कैसे प्रत्यक्ष किया जाता है, कर्ता तृतीया में कैसे परिणत होता है वगैरह, वो हमें बाद में सर पढ़ाने वाले हैं। तो आज हमारी कक्षा यहीं पूर्ण होती है, और कल पुनः हम लोग 6 बजे कक्षा के लिए मिलेंगे। तो मैं अभी एक कल्याण मंत्र बोलकर आज की कक्षा को पूर्ण करता हूँ। आप भी सब अपने मन में बोल सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत्। भवेत्। ओम शांति 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 शांति। धन्यवाद सर।